नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शिवरात्रि आपके लिए सफलता लेकर आए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सभी पूर्ण हो जाए। और दोस्तों, अगर आप स्टार्ट वाला जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी कर रहे हैं, टीएसटी पीएसटी या पीआरटी वाला, जिसका आगे जो है मार्च के अंत में या फिर अप्रैल के शुरू में होने की संभावना है, तो ये जो क्वेश्चन आपकी इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जा रहेंगे। और जिसमें हमने सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको हमने लिया है। और उसके बाद में जो आपके अन्य जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन हैं वे रहेंगे। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ये जो मिर्गी जो है कि ये किस प्रकार का रोग है, शारीरिक मानसिक दोनों या मनोभौतिकी रोग है। तो किस प्रकार का यहाँ पर ये रोग है, और इसमें जो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए होगा। तो इसको जो है शारीरिक जो रोग है ये माना गया है। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होता है, और इसके परिणामस्वरूप दौरे पड़ते हैं जो बेहोशी, झटके और अन्य लक्षणों का कारण बन सकते हैं। और क्योंकि यह मस्तिष्क की जो संरचना है और कार्यप्रणाली इसमें परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति जिसे मिर्गी है उसे अचानक दौरे पड़ सकते हैं जिसके दौरान वह चेतना खो सकता है और उसके शरीर में झटके आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है मनोदैहिक विकार से। तो इसके सामान्यतः कारण है ये शारीरिक होते हैं पर रोग मानसिक होते हैं, मानसिक होते हैं पर रोग शारीरिक होते हैं, शारीरिक होते हैं एवं रोग भी मानसिक होते हैं, मानसिक होते हैं एवं रोग भी मानसिक होते हैं। तो यहाँ पर जो ये मनोदैहिक जो विकार है इसका सामान्यतः कारण है। तो कौन सा कारण है इसका, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 को लिया गया है, ये मानसिक होते हैं पर जो रोग हैं वो शारीरिक होते हैं। मनोदैहिक विकार में बीमारियां हैं जिसमें मानसिक या भावनात्मक कारक शारीरिक लक्षणों का कारण बनते हैं या उन्हें बदतर बनाते हैं। तनाव, चिंता और अवसाद जैसे मानसिक कारक सिर दर्द, पेट दर्द और उच्च रक्तचाप जैसे शारीरिक लक्षणों को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति है जो काम पर बहुत तनाव में है, उसे तनाव के कारण सिर दर्द और पेट दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति में नैतिक चेतना एवं उत्तरदायित्व का अभाव होता है परंतु वह असामाजिक होता है तो उसे कहा जाता है उन्मादिता, मनोविकारी व्यक्तित्व, अकारण भयग्रस्त या बाल अपराधी। तो जिस व्यक्ति में नैतिक चेतना एवं उत्तरदायित्व का अभाव होगा परंतु वह असामाजिक होगा तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा उसे, और उसे कहा जाएगा मनोविकारी व्यक्तित्व, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। मनोविकारी व्यक्तित्व जिसे कह देते हैं एपीडी एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति दूसरों के अधिकारों और भावनाओं के प्रति उदासीन होता है, उनमें नैतिक चेतना की कमी होती है, वे आवेगपूर्ण होते हैं और उन्हें दूसरों को धोखा देने या हेर फेर करने में कोई पछतावा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो व्यक्तित्व विकार से पीड़ित है वह बिना किसी पछतावे के दूसरों को धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है और हिंसक व्यवहार भी कर सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी भूमिका मनोदशा विकृति में महत्वपूर्ण समझी जाती है। तो किसकी भूमिका मनोदशा विकृति में महत्वपूर्ण समझी जाती है। नोरपेनेफ्राइन, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन या एसिटिलकोलाइन। तो मतलब इनमें किसे महत्वपूर्ण समझा गया है, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा एक वाला, तो नोरपेनेफ्राइन इसको। तो ये जो नोरपेनेफ्राइन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो मनोदशा, ऊर्जा और प्रेरणा को नियंत्रित करने में मदद करता है। और ये जो नोरपेनेफ्राइन है इसके स्तर में असंतुलन, अस्वाद और द्विध्रुवी विकार जैसे मनोदशा विकारों में योगदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, अवसाद से पीड़ित व्यक्तियों में अक्सर नोरपेनेफ्राइन का स्तर कम होता है। नेक्स्ट है, इनमें से टर्नर समलक्षण
मानसिक दुर्बलता का एक ऐसा नैदानिक प्रकार है जो सिर्फ स्त्रियों में, मर्दों में, दोनों लिंग के व्यक्तियों में सिर्फ अनुवांश में ही पाया जाता है। टर्नर समलक्षण मानसिक दुर्बलता का एक ऐसा नैदानिक प्रकार है जो किसमें पाया जाता है? सिर्फ स्त्रियों में। टर्नर सिंड्रोम का एक आनुवंशिक विकार है जो केवल महिलाओं में होता है और तब होता है जब एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित होंगे या आंशिक रूप से गायब होते हैं। टर्नर सिंड्रोम वाली महिलाओं में कई तरह के शारीरिक और विकासात्मक समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें सीखने की अक्षमता भी शामिल है। टर्नर सिंड्रोम वाली एक महिला को गणित या पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट है बौनापन। एक ऐसी मानसिक दुर्बलता का प्रकार है जिसमें पीयूष ग्रंथि से अधिक स्राव निकलता है, पीयूष ग्रंथि से कम स्राव निकलता है, थायराइड ग्रंथि से अधिक स्राव निकलता है, थायराइड ग्रंथि से कम स्राव निकलता है। तो बौनापन जो है कैसी एक मानसिक दुर्बलता है, और इसमें जो है हमारा रहेगा ऑप्शन 1 वाला है, पीयूष ग्रंथि से अधिक स्राव निकलता है। क्रेटिनिज्म जो है कि ऐसी स्थिति है जो थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होती है, और थायराइड हार्मोन शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और ये क्रेटिनिज्म वाले बच्चों में बौनापन, मानसिक मंदता और अन्य विकासात्मक समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्रेटिनिज्म वाला एक बच्चा है, उसका कद छोटा हो सकता है और सीखने में उसे कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट है PKU मानसिक दुर्बलता का एक ऐसा प्रकार है जिसका संबंध है, अब इसका संबंध प्रोटीन चयापचय की गड़बड़ी से होता है, वसा चयापचय की गड़बड़ी से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों विशेषकर थायराइड ग्रंथि के स्राव में कमी से होता है, यह इनमें से किसी के भी साथ नहीं होता है। तो PKU मानसिक दुर्बलता का एक प्रकार है जिसका संबंध है किससे है? प्रोटीन के चयापचय की गड़बड़ी से। ये जो PKU है, PKU इसे कह देते हैं फेनिलकेटोनूरिया, एक आनुवंशिक विकार है जिसमें शरीर फेनिलएलेनिन नामक एमिनो एसिड को तोड़ने में असमर्थ होता है, और ये जो फेनिलएलेनिन एक प्रोटीन का एक घटक है, और जब यह शरीर में बनता है तो यह मस्तिष्क क्षति और मानसिक मंदता का कारण बन सकता है। जैसे PKU वाले बच्चे को दूध, पनीर और मांस जैसे उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है क्रमबद्ध असंवेदीकरण प्रविधि किसके द्वारा विकसित की गई है? स्किनर, वाटसन, रोजर्स या वोल्पे के द्वारा। क्रमबद्ध असंवेदीकरण प्रविधि किन के द्वारा विकसित की गई है? तो यह की गई है वोल्पे के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है इसमें दिया गया है। क्रमबद्ध असंवेदीकरण एक प्रकार की व्यवहारिक चिकित्सा है जिसका उपयोग भय और चिंता को दूर करने के लिए किया जाता है, और इसमें व्यक्ति को धीरे धीरे भयभीत करने वाली स्थिति के संपर्क में लाना शामिल है, जबकि उसे आराम करने के लिए सिखाया जाता है। जैसे एक व्यक्ति जो मकड़ियों से डरता है, उससे पहले मकड़ी की तस्वीर दिखाई जा सकती है, फिर एक वीडियो, और अंत में एक जीवित मकड़ी से दिखाई जा सकती है। नेक्स्ट है समूह चिकित्सा के पक्ष में सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा है? कई लोगों की चिकित्सा एक साथ संभव है, इसमें समय श्रम की बचत होती है, मनोचिकित्सकों की कमी पूरी हो जाती है, रोगियों के अंतः व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होता है। तो समूह चिकित्सा के पक्ष में सबसे उपयुक्त तर्क इनमें कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त तर्क की बात करें तो ऑप्शन 4 को यहाँ पर लिया गया है, रोगियों के अंतः व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होता है। समूह चिकित्सा एक प्रकार की चिकित्सा है जिसमें लोगों का एक समूह एक चिकित्सक के साथ मिलता है, और यह लोगों को दूसरों के साथ बातचीत करने, सामाजिक कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। जैसे एक व्यक्ति जो सामाजिक चिंता से पीड़ित है, वह समूह चिंता में भाग ले सकता है ताकि वह दूसरों के साथ बातचीत करने में अधिक सहज हो सके।
इसके बाद है इनमें से कौन एक सुरक्षा प्रक्रम नहीं है। तो सुरक्षा प्रक्रम नहीं है द्वंद्व, दमन, युक्ति के कारण या प्रतिगमन। तो एक सुरक्षा प्रक्रम नहीं है, कौन से वाला, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है अर्थात द्वंद्व। तो सुरक्षा प्रक्रम क्या है, एक अचेतन प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग लोग चिंता से निपटने के लिए करते हैं। और द्वंद्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी लक्ष्य होते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो नौकरी छोड़ना चाहता है लेकिन पैसे खोने से भी डरता है, तो उसे द्वंद्व का अनुभव हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है वह व्यक्ति जो सदा यह सोचता है कि हर व्यक्ति उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो वह पीड़ित है। स्थिर व्यामोह से, अवास्तविक चिंतन से, जड़िमा से या मनोविकलायिता से। तो ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि हर व्यक्ति उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो किससे पीड़ित है, तो उसका जो संबंध है स्थिर व्यामोह से, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। स्थिर व्यामोह जो एक प्रकार का मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को भ्रम होता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो स्थिर व्यामोह से पीड़ित है, तो वो सोच सकता है कि उसके पड़ोसी उस पर जासूसी कर रही है या कि सरकार उसके दिमाग को नियंत्रित कर रही है। अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता नशाग्रस्त हो तो गर्भावस्था के दौरान बच्चा पीड़ित होगा, भ्रूण के कुपोषण से, गर्भपात से, विकलांगता से या इन सभी से। यदि माता पिता नशाग्रस्त हो तो, यदि माता पिता नशाग्रस्त हो तो गर्भावस्था के दौरान बच्चा पीड़ित होगा, तो किससे पीड़ित होगा, तो जो ऑप्शन 4 में है, मतलब इन सभी से। तो नशाग्रस्त माता पिता के बच्चों को भ्रूण के कुपोषण, गर्भपात और विकलांगता सहित कई समस्याओं का खतरा होता है। जैसे एक बच्चा है गर्भावस्था के दौरान शराब के संपर्क में आता है, तो उसे भ्रूण अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, जिससे शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती है। मतलब जिसके माता पिता ड्रिंक करते हो और गर्भवती भी हो, तो उसका असर जो बच्चे पर पड़ सकता है। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित बच्चे कक्षा में ग्रसित होंगे अवसाद, मृग, कुंठा या तनाव से। श्रवण बाधित वाले तो किससे होंगे, कुंठा से, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दी गई है। श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में संवाद करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे कुंठा हो सकती है। जैसे एक श्रवण बाधित बच्चा है जो शिक्षक की बात सुन नहीं सकता, तो वह निराश हो जाएगा क्योंकि उसे सिर्फ होठ खिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, वो समझ नहीं पाएगा कि टीचर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो कक्षा में भाग लेने से इनकार कर सकता है। नेक्स्ट है, तनाव जनित चिंता कहलाती है सामवेगिक दुष्क्रिया, स्थिर व्यामोह, सामवेगिक दुश्चिंता, मनोगामी चिंता। तो तनाव जनित चिंता कहलाती है, तो क्या कहलाती है, सामवेगिक दुश्चिंता, जो ऑप्शन 2 में है। तो ये जो तनाव जनित चिंता जो है एक प्रकार की चिंता होती है जो तनावपूर्ण घटनाओं के कारण होती है। जैसे एक व्यक्ति है जो परीक्षा के बारे में चिंतित है, तो उसे तनाव जनित चिंता हो सकती है। एग्जाम में तो हो ही जाती है, तो ये तनाव जनित चिंता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर, डिसलेक्सिया कौन सा विकार है, पठन, लेखन, वाचन या फिर श्रवण का। तो किस प्रकार का विकार है और इसको कहा जाता है पठन विकार। तो डिसलेक्सिया एक सीखने की अक्षमता है जो पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया वाला बच्चा शब्दों को पहचानने या पढ़ने में कठिनाई कर सकता है। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर एक इसका रहेगा पठन विकार। नेक्स्ट है, तो वह अवस्था जो कि माता पिता के किस गुणसूत्र जोड़ के अलग न होने पर के कारण होगी, तो उसे हम डाउन सिंड्रोम, कनेन फेल्डर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम, तो उसे क्या कहा जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन 1 वाला। तो क्या कहा जाएगा उसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होगी, तो डाउन सिंड्रोम उसको कहा जाता है। और क्या है कि अनुवांशिकी विकार है,
जो तब होता है जब एक व्यक्ति के पास 21वें गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रति होती है। जैसे डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है तो इसमें बौद्धिक विकलांगता और विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं हो सकती हैं। तो ये विकार आप याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या को निपटा जा सकता है? परिणामकारी वाक, लंबित वाक, अनुश्रुत वाक या प्रवर्धित वाक। तो यहाँ पर यह किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दी गई है तो कौन सी है? लंबित वाक। तो लंबित वाक क्या है? एक प्रकार की वाक चिकित्सा है जिसका उपयोग हकलाने वाले लोगों की मदद करने के लिए किया जाता है, और इसमें व्यक्ति को धीरे धीरे और सुचारू रूप से बोलने के लिए सीखना शामिल है। जैसे एक व्यक्ति है जो हकलाता है वह लंबित वाक चिकित्सा में भाग ले सकता है ताकि वह अधिक धारा प्रवाह बोल सके। अगला क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, डिसफ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैकुलिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है तो उसे क्या कहा जाता है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 हमारा। तो गतिक कौशल में जो अधिगम निर्योग्यता जो है उसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाएगा। और डिस्प्रेक्सिया जो है एक विकास संबंधी समन्वय विकार है जो गति और समन्वय को प्रभावित करता है। जैसे डिस्प्रेक्सिया वाला बच्चा बटन लगाने या जूते बांधने में कठिनाई कर सकता है। तो गति कौशल से संबंधित जो यहाँ पर ये विकार है ये डिस्प्रेक्सिया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है आत्मविभोग, प्रमस्तिष्क पर अभिज्ञात तनाव या न्यून अवधान सक्रिय विकार। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है 2 वाला इसका रहेगा। कौन सा है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है एक प्रकार का मस्तिष्क क्षति है जो जन्म के समय या उसके तुरंत बाद होती है, और यह एक विकासात्मक विकार नहीं है क्योंकि यह जन्म के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, आंख के रंग का कौन सा कारक प्रभावित करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करेगा? वातावरण, हार्मोन, समाज या फिर आनुवांशिकता। और पहले भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन 2 वाला। तो आनुवांशिकता जो है यहाँ पर इसका आंसर लिया गया है। तो आंख का रंग जीन द्वारा निर्धारित किया जाता है जो माता पिता से बच्चे में पारित होगा। तो देखा भी होगा जैसे माता पिता की आंखें हैं और इसी प्रकार से जब बच्चे की भी हो सकती है। अगर बच्चे की कदकाठी मतलब ये माता पिता ऊंचे कद के हैं तो बच्चे भी ऊंचे कद के हो सकते हैं। तो आंखों का रंग जो है ये आनुवांशिकता से संबंधित है। यदि माता पिता की आंखें नीली आंखें हैं तो उनके बच्चे की भी नीली आंखें होने की पूरी संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रल पाल्सी रोग का स्थानीय नाम क्या है? अस्थमा, मंदता, लकवा या कोई भी नहीं। और इसमें जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 3 वाला है। लकवा अर्थात पक्षाघात इसको कहा गया है। तो सेरिब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मस्तिष्क के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो गति और समन्वय को नियंत्रित करते हैं, और यह मांसपेशियों में अकड़न, कमजोरी और अनैच्छिक गतिविधियों का कारण बन सकता है। इसे स्थानीय रूप से लकवा या पक्षाघात के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सेरिब्रल पाल्सी वाला एक बच्चा है वो चलने, बोलने या फिर वस्तुओं को पकड़ने में कठिनाई कर सकता है। नेक्स्ट है, कोलिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणियों में क्या होगा? भूख अधिक बढ़ेगी, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाएगी, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो ये जो यहाँ पर एक हार्मोन है कोलिस्टोकाइनिन, तो अगर ये किसी को दे दी जाए तो इससे प्राणियों में क्या होगा? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो इससे क्या हो जाता है? भूख कम हो जाती है।
ये जो सी के क्या देते हैं इसको, तो एक ये हार्मोन है जो छोटी आंत में स्रावित होता है और यह पित्ताशय की थैली को पित्त जारी करने और अग्नाशय को पाचन एंजाइम जारी करने के लिए उत्तेजित करता है। शीशे की भूख को कम करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए जैसे जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो CCK का स्तर बढ़ जाता है जिससे उसे पेट भरा हुआ महसूस होता है और वह कम खाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सभी अंग मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। तो केंद्रीय तंत्र में होते हैं तो क्या होंगे, तो इसमें जहाँ मस्तिष्क तथा मेरुदंड इन दोनों को ही लिया गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर का एक ये नियंत्रण केंद्र है। इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है। मस्तिष्क सोचना, भावना और गति को नियंत्रित करता है, जबकि रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और बाकी शरीर के बीच संदेशों को रिले करती है। जैसे जब कोई व्यक्ति गर्म स्टोव को छूता है तो रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क को एक संदेश भेजती है जो फिर व्यक्ति को अपना हाथ हटाने के लिए कहता है। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है यहाँ पर मनोग्रसित बाध्यता विकृति है। एक मनोविच्छेदी समायोजन, चिंता या कार्य प्रारूप विकृति। तो मनोग्रसित बाध्यता विकृति है। कौन सी विकृति है, तो चिंता विकृति है जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो मनोग्रसित बाध्यता विकार OCD एक चिंता विकार है। तो क्या कह देते हैं इसे, OCD। तो क्या है कि चिंता विकार है जिसमें लोगों को बार बार अनचाहे विचार और व्यवहार होते हैं और जुनून चिंता का कारण बनता है और बाध्यता उस चिंता को कम करने के लिए किए जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो कीटाणु से ग्रसित है, वह अपने हाथों को बार बार धो सकता है। नेक्स्ट है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना। ये संवेग है, कुंठा है, अभिप्रेरणा है या आक्रामकता है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा का आना क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है कुंठा। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा का आना, कुंठा जो है कि नकारात्मक भावनात्मक स्थिति होती है और जब होती है जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ होता है। जैसे एक व्यक्ति है जो नौकरी के लिए साक्षात्कार में असफल हो जाता है तो उसे कुंठा का अनुभव हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आपके जो ग्रामर जो उसके क्वेश्चन है, तो इनका क्या है, यहाँ पर अ को बा से मिलान करना है। तो मिलान करने में देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। और जैसे अंधेरे मुंह है, अब इसका यहाँ पर क्या अर्थ है, तो मुहावरे का सही अर्थ से मिलान करना है। अंधेरे मुंह, इसका मतलब क्या है, प्रातः काल। तो प्रातः काल से इसका मतलब लिया गया है। किनारा भरना क्या होता है, तो इसका मतलब है साथ छोड़ देना। क्या होता है, साथ छोड़ देना। कान भरना किसको कहा जाता है, चुगली करने को। कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक व्याकुल हो जाना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर भी आपने क्या है, इनका मिलान ही करना है। संधि आ जाएगी यहाँ पर ये, जैसे यहाँ पर स्वर्ण दीर्घ संधि हुई है। अब स्वर्ण दीर्घ संधि किस में हुई है, तो ये हुई है वधु उत्सव में। वधु प्लस में उत्सव, वधुस्व, तो ये जो है इसको दीर्घ हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसका। ये गुण संधि किस में हुई है, तो गुण संधि की बात करें तो देव प्लस में ऋषि, देवर्षि, इसमें जो है गुण संधि हुई है। वृद्धि किस में हुई है, वृद्धि की बात करें तो दो मात्राएं, इससे पहचान कर सकते हैं, परम प्लस में औषध, परम औषध। तो इसमें क्या है, वृद्धि हुई है। यण संधि मतलब आधा अक्षर, पितराज्ञा, पितृ प्लस में आज्ञा, पितराज्ञा। तो यहाँ पर जो है इसमें यण संधि हुई है। इको या उकोवा, रिकोला, रिकोला होते हैं इसमें। तो इसमें आप देख लेना ये ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी जो इसमें मिलान करना है। तो मिलान करने में इसका भी हम देख लेते हैं समास के साथ
मिलान करना है इसका उदाहरण। जैसे अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास में क्या है, इसमें शुरू में अव्ययपसर्ग होता है। अब अव्ययपसर्ग कौन से में है यहाँ पर, तो इसी में है, एकाएक में, एकाएक, तो इसमें है अव्ययभाव समास। इसमें पूरा पद प्रधान होगा और समासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। तत्पुरुष की बात करें तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। और उदाहरण कौन सा है, धनहीन, धन से हीन, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसमें क्या है, द्वितीय पद जो होता है वो प्रधान होता है और पहला पद जो है यहाँ पर संज्ञा या विशेषण होगा। इसके बाद आ जाता है कर्मधारय। कर्मधारय कौन सा है इसमें, महाराज, ये वाला हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद का लोप होगा। विशेषण, विशेष्य रूप में और उपमान का प्रयोग इसमें होता है। इसके बाद आ जाता है द्विगु। पहचान क्या है, संख्यावाची होगा शुरू में पद, तो नव ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो यही हो जाएगा नव ग्रह। पहचान इसकी यही है, शुरू में आपको संख्या दिखाई देगी। इसके बाद है द्वंद्व। द्वंद्व की पहचान भी, इससे भी आप पहचान कर सकते हैं, भला बुरा, भला और बुरा, और से ये जुड़ा होता है और दोनों ही पद जो इसमें प्रधान होते हैं, तो वो होगा द्वंद्व समास जो यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो ऐसे जो इनका मिलान हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं इनका कौन सा होगा। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी जो इनका मिलान ही है, तो अ को बा से मिलान करना है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, तो यश का क्या होता है, यश का मतलब क्या है, यश का मतलब है प्रसिद्धि से। राजा का समानार्थक कौन सा है, नरेश को क्या देते हैं। प्रेम का क्या है समानार्थक, अनुराग जो होता है उसको क्या देते हैं। दर्पण का क्या है, आईने को क्या देते हैं। और फूल का पुष्प, सुमन, ये क्या देते हैं, तो यही इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं सही आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द ब्राह्मण का वाचक नहीं है, तो ब्राह्मण का वाचक नहीं है विपर, द्विज, भूदेव या शंभु। तो ब्राह्मण वाचक नहीं है कौन से वाला, ऑप्शन डी वाला, शंभु, ये वाला। जबकि विपर, द्विज, भूदेव ब्राह्मण के वाचक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस वाक्य में सर्वनाम है, कुछ, दिखना, अंधेरा या कमरा। अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, सर्वनाम है, कौन से वाला है सर्वनाम, तो जो ऑप्शन ए में आया है, अर्थात जो यहाँ पर कुछ जो इसमें आया है। तो सर्वनाम की बात करें तो ये उन शब्दों को कहा जाएगा जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञात्मक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर होगा, जिसमें मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मुस्कुराहट से। मुस्कुराहट से हमें पता चल जाता है, खुशी इस वाक्य में संज्ञा है, पता चलना, जाति, मुस्कुराहट या से, तो मुस्कुराहट से हमें पता चल जाता है खुशी का, तो इसमें संज्ञा कौन सा है। अब यहाँ पर जो इसमें संज्ञा है ये वाला, कौन सा, मुस्कुराहट। अब मुस्कुराहट कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा का यहाँ पर ये उदाहरण है। जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव, इनका हमें बोध कराते हैं तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, थकावट, मित्रता, गुस्सा, सुंदरता, तो ये जहाँ भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है गाय शब्द से। गाय शब्द का बहुवचन है, गाय, गायें, गायो, गया, कौन सा है, यही होगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है प्राण शब्द का एक वचन होगा, प्राणी, प्राणे, प्राणी, कोई भी नहीं, तो कौन सा है इसका एक वचन, अर्थात कोई सा भी नहीं, क्योंकि प्राण का प्राण ही
होता है। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना। इस मुहावरे का मतलब है ईर्ष्या से जलना, दिल का मचलना, सांप से खेलना या डर लगना। तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या अर्थ है इसका? ईर्ष्या से जलना। मोहन को जैसे ही मेरी सफलता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई, उसके कलेजे पर मानो सांप लौट गया। नेक्स्ट है अध खिला। शब्द का हिंदी व्याकरणिक संधि विभाग होगा। कौन सा होगा? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, अध खिला। नेक्स्ट है चक्कर पानी। शब्द का बहुव्रीहि समास के अनुरूप विग्रह बताइए। या चक्कर पानी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। विग्रह यहाँ पर कौन से वाला बनेगा? ऑप्शन सी वाला। चक्कर है हाथ में जिनके, ऐसा व्यक्ति। तो चक्कर किनके हाथ में होता है? भगवान विष्णु के। तो जिस समास में न तो पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होगा तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन है, आपने बहुत देखा भी होगा ये वाला उदाहरण। 10 आना, 10 है मुंह जिनके, अर्थात रावण के लिए आता है ये। चक्कर पानी, चक्कर है हाथ में जिनके, पानी में है जिनके, अर्थात विष्णु जी। नेक्स्ट है यदि सूरज न होता तो अंधेरा फैल जाता। अब ये कौन सा काल है? भूत, वर्तमान, भविष्य, कोई सा भी नहीं। यदि सूरज न होता तो अंधेरा फैल जाता। अब इसको अगर हम देखें तो भूत के बारे में हमें ये बतला रहा है। अब कौन सा है? हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होगी। मोहन ने पढ़ाई की होती तो परीक्षा में सफल हो गया होता। तो हेतु हेतुमद भूतकाल भी देख लेते हैं। तो इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होगी, अर्थात जिस क्रिया से ज्ञात हो क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से न हो सकी तो उसे हम हेतु हेतुमद भूतकाल कहेंगे। यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वर्षा होती तो खेती न सूखती। हेतु हेतुमद में पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है और पहली क्रिया तो पूरी नहीं होती लेकिन दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती। तो हेतु का मतलब कारण या प्रयोजन से है। हेतु में हेतुमद काल की क्रिया से स्पष्ट होता है कि बीते हुए समय में कोई कार्य या व्यापार संपन्न होता लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका। जैसे यदि राधा आती तो श्याम होता, यदि शिक्षक बाजार जाता तो बच्चे शोर मचाते, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यह है हेतु हेतुमद भूतकाल के उदाहरण। नेक्स्ट आ जाता है नई प्लस में अंक। इसका जो संधि रूप कौन सा होगा? नई प्लस में अंक का। नैक, नायक, नाक या नियाक। नई प्लस में अंक का संधि रूप। आई को क्या है? आय होता है और किसका उदाहरण है ये? आयाधि संधि का। तो आयाधि संधि जो उसका उदाहरण है ये कौन सा रूप बनेगा इसका? ये वाला। आई जो है इसको आय हो जाता है, आई को आय हो जाएगा, न आय और अक, तो नायक जो है यहाँ पर ये बन जाएगा। ए, आई, ओ, औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रम से अय, आय, औ, आव हो जाएगा। जैसे ये जमा है, इससे पहले यहाँ पर ए, आई, ओ, औ ये हो और इसके बाद में जैसे ये है, ये यहाँ पर ए, आई, ओ, औ से परे किसी भी स्वर के होने पर अय, आय, औ, आव हो जाएगा। जैसे पो है, पो है, पो प्लस में अन, इसमें ओ में क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा, तो क्या बनेगा? पव। ऐसे ही नई प्लस में अक होने पर क्या बनेगा? आय होने पर नायक। इसी प्रकार से नौ है, नौ प्लस में एक होने पर औ को आव हो जाएगा, क्या बनेगा? नाविक। तो क्या रूप बनेगा? नाविक। नेक्स्ट है 60 प्लस में मास का संधि रूप है, तो कौन सा है? ये वाला
षड्मास, ट ठ ड, तीसरा वर्ण इसको हो जाएगा। तो किस में होता है काम ये? व्यंजन संधि में। किसका है उदाहरण ये? व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि जो इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ऊंट का कौन सा होता है स्त्रीलिंग? तो ऊंट का बनेगा ऊंटनी। अब ऊंटनी यहाँ पर इसमें बहुत सारी मात्राएं हैं, कौन से वाला सही है? ये वाला। नेक्स्ट है खल शब्द का पर्यायवाची है। कौन सा है खल का? तो खल का है दोष्ट, जो ऑप्शन सी में आया है। नेक्स्ट है लचीला शब्द का विलोम है। लचीला का विलोम कौन सा है? लचीला किसको कहेंगे? बेशरम को। अगला क्वेश्चन है गृह शब्द का तद्भव रूप है। तो गृह मतलब किसको कहते हैं? घर को कहते हैं, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं घर के पर्यायवाची? निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, गृह। तो ये सभी सभी घर के पर्यायवाची हैं। और गृह ये आपका है तत्सम रूप, और ये इसका तद्भव में हो जाएगा घर। अगला क्वेश्चन है गुरु शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो गुरु का स्त्रीलिंग इनमें कौन सा बनेगा? तो इसका जो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो ये वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है आप गाएं तो मैं नाचूं। इस वाक्य में क्रिया किस काल का हमें बोध करा रही है? तो किस काल का यहाँ पर बोध हमें हो रहा है? हेतु हेतुमद भविष्यत का, हेतु हेतुमद अपूर्ण जो वर्तमान काल है या सामान्य वर्तमान है। तो किसका हमें यहाँ पर बोध हो रहा है? और जो ऑप्शन ए में दिया गया है आप गाएं तो मैं नाचूं, तो यह है हेतु हेतुमद भविष्यत का। जब भविष्य काल में एक क्रिया के पूर्ण होने पर दूसरी क्रिया आश्रित हो तो उसे हम हेतु हेतुमद भविष्यत काल कहेंगे। नेक्स्ट है शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। तो किस काल का बोध करा रहा है? अपूर्ण का, सामान्य का, संभाव्य का या सामान्य भूत का? शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास हो। तो किसका है ये? संभावना है, संभाव्य है कि हो सकता है। तो जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो तो उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण, संदिग्ध, सामान्य, कोई भी नहीं। पक्षी उड़ रहे हैं। अब पक्षी उड़ रहे हैं, ना तो उड़ले ना उड़ेंगे ना उड़े थे, मतलब काम चल रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान, मतलब काम जब कंप्लीट नहीं हुए हैं, पक्षी उड़ना छोड़ नहीं चुके हैं, अभी उड़ रहे हैं। तो क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया जो कार्य है वर्तमान काल में शुरू हो गया लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी भी जारी है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। और सात्य काल वर्तमान काल भी इसको कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में उलझाने के लिए आपको नए शब्द देखने को मिल जाए। तो सात्य वर्तमान काल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो सामान्य वर्तमान काल रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी। सामान्य वर्तमान काल है। अब सामान्य वर्तमान काल कौन सा है? तो ऑप्शन सी वाला है, वह कलकत्ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? पूर्ण भूत का, संदिग्ध का, सामान्य का या अपूर्ण भूत का? तो किसका यहाँ पर ये उदाहरण है कि लता गीत गा रही थी? तो किसका उदाहरण है ये? अपूर्ण भूत का, मतलब गा रही थी, जैसे इंग्लिश में आता है कंटिन्यू वाला, क्योंकि ना तो गा लिया, ना गाएगी, ना गा रही थी, अब काम चल रहा है, तो क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। तो जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो उसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है वर्तमान काल के भेद हैं, 7, 6, 5 या फिर 8। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो 5 जो यहाँ पर ये माने गए हैं। और 5 कौन कौन से हैं? तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल,
पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, तो मतलब ये 5 जो है होते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है आप पढ़े तो मैं लिखूं, तो कौन से काल का है? आप पढ़े तो मैं लिखूं, सामान्य, हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद भविष्य का या पूर्ण वर्तमान का? आप पढ़े तो मैं लिखूं। तो इसको जो है ऑप्शन बी में माना गया, मतलब हेतु हेतुमद भविष्य जो उसका उदाहरण है। जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होगा तो उसे हम हेतु हेतुमद जो भविष्य काल जो है वो कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तो वर्तमान काल का भेद नहीं है तत्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध या हेतु हेतुमद। कौन सा नहीं है? ये वाला हेतु हेतुमद वर्तमान का। अभी हमने 5 भेद इसके पढ़े थे, तो इसमें जो है ये वाला नहीं आता है। तो ये हमने पढ़े थे अभी, तो हेतु हेतुमद वर्तमान काल इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें सामान्य, तत्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य ये वाले हैं, तो हेतु हेतुमद इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखा गया क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया, संदिग्ध, वर्तमान, भूत, वर्तमान, संभाव्य या संभाव्य पूर्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा गया हो तो कौन सा काल है इसमें? तो संभाव्य भूत। देखा गया हो तो मतलब संभाव्य भूत की यहाँ पर बात इसमें हो रही है। तो जिस क्रिया से भूत का समय की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो तो वह संभाव्य भूतकाल होगा, मतलब देखा गया हो। और यहाँ पर आप जो ये काल का कंप्लीट क्वेश्चन देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक उदाहरण तो यहाँ पर इसमें से जरूर आएगा ही आएगा। तो काल क्या है? क्रिया के जिस रूप में कार्य के करने या होने के समय का हमें ज्ञान होगा तो उसे हम काल कहेंगे। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहा जाता है जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का हमें बोध हो। दूसरे शब्द में कहे तो काल का मतलब है समय। जैसे टीना पढ़ाई कर रही है, मोनिका ने अच्छा चित्र बनाया था, मुकुल मित्र के साथ अमृतसर जाएगा, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो यहाँ पर जो ये कलर वाले जो दिए गए हैं बिल्कुल डार्क ब्लैक में, तो रंगीन शब्द अलग अलग समय प्रक्रिया के होने का हमें बोध करा रहे हैं। पहले वाक्य में कार्य उसी समय हो रहा है, दूसरे वाक्य में कार्य बीते समय में, और तीसरे में कार्य को आने वाले समय में किए जाने की सूचना मिल रही है, मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य काल वाला। आगे आप काल के भेद भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो काल के 3 भेद हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। अब वर्तमान काल जो है इसके देख सकते हैं सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तत्कालिक और संभाव्य। तो ये 5 वाले हो गए जो कि अभी हमने देखे थे, 1 2 3 4 5 6। तो ये जामे वाले हो गए। और इसके बाद आ जाता है जो भूत है, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध या हेतु हेतुमद, ये वाले हो गए। और ये भविष्य वाले हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमद भविष्य। वर्तमान काल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का हमें पता चले, तो उसे कहेंगे हम जो मतलब इस समय हो रहा है। आप वीडियो देखने का काम कर रहे हैं, आनंद सो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम क्या लिख रही हो। तो ये जो है यहाँ पर हमें इनसे क्या पता लग रहा है? इस समय के बाद का, मतलब जो इस समय हो रही है वर्तमान में, है, हूँ, हो आदि शब्द को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं। वर्तमान काल के भेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं काल क्या है, जानने के साथ साथ जानना भी आवश्यक है कि वर्तमान काल के 6 भेद होंगे जो इस प्रकार से है, जैसे सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तत्कालिक और संभाव्य वर्तमान काल। अब सबसे पहले आ जाता है सामान्य वर्तमान काल क्या है? तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए उसे कहेंगे हम सामान्य वर्तमान काल। क्रिया जो भी वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह क्रिया सामान्य वर्तमान काल की कहलाएगी। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः प्रकट हो कि क्रिया का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकट मिले, न ही संदेश मिले, तो वह सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है। तो यहाँ पर खेलना, पढ़ना, देना, ये जो है
यह शब्द प्रस्तुत समय में है, परंतु ना तो वह अपूर्ण है ना ही और अनिश्चित है। इसका मतलब है कि वह सामान्य वर्तमान काल है। इसके बाद आ जाता है जो अपूर्ण वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से हमें बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी वह चल रहा है, तो वह होगा अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे इंग्लिश में होता है आपका कंटिन्यू वन, प्रेजेंट कंटिन्यू। मोहन विद्यालय जा रहा है, वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है। तो ये जो है यहाँ पर इन वाक्य में कार्य अभी हो रहा है, परंतु वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए वह होगा अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट में आ जाता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का में बोध होगा, मतलब काम जाओ कंप्लीट हो जाएगा। वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में आ जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। तो जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान काल में संदेह न हो, तो वह सब संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। माँ खाना बना रही होगी, राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। तो यहाँ पर क्या संदेह संदिग्धता प्रकट हो रही है। तो इन वाक्य में रही होगी, पढ़ता होगा, बनाता होगा, खुला होगा, ये सब कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया है, इसमें संदेह की स्थिति दिखाई दे रही है, इसलिए यह संदिग्ध वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट में आ जाता है तत्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, वह सब तत्कालिक वर्तमान काल होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, तो यह है तत्कालिक वर्तमान काल। इसके बाद है संभाव्य। वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है, वह शब्द संभाव्य वर्तमान काल कहलाएगा। संभाव्य शब्द का मतलब है संभावित होना या जिसके होने की संभावना हो। वह लौटा हो, वह आया हो, उसने खाया हो, वह चलता हो। नेक्स्ट में है भूतकाल। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय का पूरा होने का हमें पता चले तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति होने का हमें बोध होगा तो वह क्रिया भूतकाल की कहलाती है। जैसे वह खा चुका था, मतलब पास्ट टेंस वाला। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, मैं घूमने गया था, गाड़ी जा चुकी थी, रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, रावण ने रावण का वध किया था, नानी जी कहानी सुना रही थी, वह खा चुका था, वह आया था, मैंने पत्र लिखा था, मैं चंडीगढ़ गया था, बच्चा जा चुका था। तो ऊपर दिए गए वाक्य बीते हुए समय की क्रिया के बारे में बतला रहे हैं। भूतकाल की पहचान वाक्य में अंत में आए था, थे, थी, इनसे आप कर सकते हैं। भूतकाल के भेदों की बात करें तो ये 6 बतलाए गए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमद भूतकाल। अब जो सामान्य भूतकाल है ये क्या होता है? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का हमें ज्ञान हो तो उसे हम क्रिया को संभाव्य भूतकाल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय के पूरा होने का हमें पता चलता है तो वह होगा सामान्य भूतकाल। मोहन आया, श्री राम ने रावण को मारा, सीता गई। तो ऊपर दिए गए वाक्यों की क्रिया बीते हुए समय की जानकारी दे रही है, इसलिए यह सभी सामान्य भूतकाल की क्रिया है। इसके बाद है आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है और खत्म हुई है तो उस क्रिया को हम आसन भूतकाल कहेंगे। क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल की सूची होती है और वह आसन भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने आम खाया है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है तो इसलिए कौन सा होगा? आसन भूतकाल। इसके बाद है पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहेंगे जिससे क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट होता हो। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है तो वह पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे उसने शाम को मारा था, महादेवी वर्मा ने समान लिखे थे, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर हमें पता लगता है क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है और वाक्य के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इन शब्दों से हमें पता लगता है कि वह पूर्ण भूतकाल की क्रिया मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाता है अपूर्ण। अपूर्ण क्या होगा? जिस क्रिया से हमें पता लगेगा कि भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी
और अभी भी चल रही है, तो वह होगा अपूर्ण भूतकाल। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, सीता सो रही थी, रमेश बाजार जा रहा था। अब है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से होने में अनिश्चितता अर्थात संदेह प्रकट होता है, तो वह क्रिया संदिग्ध भूतकाल कहलाएगी। जिस क्रिया में संदेह बन रहता है कि भूतकाल में कार्य पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ है। जैसे बस छूट गई होगी, तो गया होगा, दुकानें बंद हो चुकी होगी। तो ये जो वाक्य है, इसमें क्रिया से भूतकाल का काम पूरा हुआ या नहीं, इसमें संदेह हो रहा है, तो इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल होगा। नेक्स्ट में आ जाता है हेतु हेतुमद भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता हो, तो वह क्रिया हेतु हेतुमद भूतकाल कहलाएगी। हेतु का मतलब है कारण। जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने के वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, तो हेतु हेतुमद भूतकाल वह कहलाएगा। और इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से वह न हो सकी। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। तो यह है हेतु हेतुमद भूतकाल का उदाहरण। तो ये जो वाक्य है, इनसे हमें पता लगता है कि क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया भी कंप्लीट ना हो सकी, तो मतलब पूर्ण नहीं हो सकी। वर्षा नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं हुई, परिश्रम नहीं अच्छी की तो पास भी नहीं हुई। तो इसलिए ऊपर दिए गए क्रिया हेतु हेतुमद भूतकाल के उदाहरण हैं। अब आ जाता है समयकालीन भूतकाल। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये वाले आते हों और समय का निश्चित बोध होता हो, तो हम समयकालीन भूतकाल कहेंगे। वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रहे थे, वह 2 दिन से खेल रहे थे, तो यह होगा आपका समयकालीन भूतकाल। अब आ जाता है भविष्यत काल, मतलब फ्यूचर वाला टेंस आता है जैसे इंग्लिश में। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भविष्य में होने का पता चले, तो उसे हम भविष्य काल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाला समय के बारे में हमें पता लगेगा, तो वह कहलाएगा भविष्यत काल। जैसे वह कल घर जाएगा, मैं समय पर काम पूरा कर लूँगा, चिंटू कल कसौली जाएगा। तो भविष्य काल की पहचान वाक्य में अंत में आएगागेगी से होती है। नेक्स्ट आ जाता है भविष्य काल के भेद। काल क्या है जानने के साथ साथ जानना जरूरी है कि भविष्य काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमद भविष्य काल। अब सामान्य भविष्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य के सामान्य ढंग से होने का पता चले, तो वह क्रिया सामान्य भविष्य काल की कहलाएगी। और इससे अभी प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य वक्त भविष्य में होगी, वह सामान्य भविष्य काल की क्रिया होगी। जैसे वह घर जाएगा, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दीपक अखबार बेचेगा। अब है संभाव्य भविष्य। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का हमें पता चले, तो वह क्रिया होगी संभाव्य भविष्य काल की, जिससे कार्य भविष्य में किसी रूप में होने वाले की संभावना बता रहा हो। अब जैसे इसका उदाहरण है यहाँ पर, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, चोर पकड़ा जाएगा, हो सकता है मैं कल वहाँ जाऊँ। अब है हेतु हेतुमद भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे होने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता हो, तो वह क्रिया हेतु हेतुमद भविष्य काल वाली कहलाएगी। जैसे वह कमाए तो मैं खाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, जो कमाए सो खाए। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ये काल का कंप्लीट क्वेश्चन है। तो ये आपके काल के जो भेद जो है वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प बताइए। यदि मैं स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छोड़ती। अब कौन सा जो है यहाँ पर ये काल का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा काल है? यही वाला हेतु हेतुमद भूतकाल वाला। नेक्स्ट इनमें से कौन सा काल का भेद नहीं है? तो काल का भेद नहीं है कौन सा? ये वाला आदि काल। नेक्स्ट है इनमें से 4 विकल्पों से दिए गए वाक्य का सही विकल्प बताइए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। तो अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, आसन कौन सा है? पौधों को पानी दे रही थी। तो इसको अगर हम देखें
तो ये अपूर्ण बात है, मतलब कंप्लीट नहीं हुई है। पानी दे रही थी तो अब भी दे रही है, तो मतलब काम चल रहा है, अपूर्ण है। नेक्स्ट है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। अभ्यास घोतक, नित्य घोतक, प्रगति या पूर्णता घोतक है। पढ़ाई करती थी इसलिए प्रथम आई, तो कौन सा है अभ्यास घोतक पक्ष। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। तो वर्तमान का है यहाँ पर कौन से वाला है वाला, मोहन पढ़ता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है, मतलब कंप्लीट हो गई है, कोई भूतकाल की बात थी, तो ये वाली, वे आए थे, क्योंकि खा रहे थे, चल रही है कंटिन्यू वाली, सोकर उठे हैं, अभी वाली बात है, वे गए, तो पूर्ण की बात है यहाँ पर ये वाली कि वे आए थे और चले गए हैं। इनमें भूतकाल का उदाहरण है, कौन सा है, मैं जाता हूँ, राम गया था, आ रहा है, पड़ेगा, तो कौन सा है यहाँ पर भूतकाल का उदाहरण, तो यही है था वाला, राम घर गया था। इसके बाद है भविष्यत काल वाला। भविष्य वाला कौन सा है, चलती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चों को पढ़ा रही है, तो कौन सा है यहाँ पर, यही वाला फ्यूचर वाला, भविष्य की बात है, कल घूमने जाऊंगी। इसके बाद है आसन भूतकाल वाला कौन सा है, तो आता तो मैं जाता है, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैंने आम खाया है। आसन भूतकाल की बात है यहाँ पर, कौन से में, इसमें, मैंने आम खाया है, मतलब जिसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है तो उसे हम आसन भूतकाल कहेंगे, क्योंकि अभी खाया है उसने, मतलब है तो भूतकाल की बात लेकिन खाई अभी अभी है, मैंने आम खाया है। नेक्स्ट है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है यहाँ पर, ये वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, संभावना है यहाँ पर, संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट इनमें से वर्तमान काल का उदाहरण है, कौन से वाला उदाहरण है वर्तमान का, तो यही है, वह जाता है, क्योंकि ये था, पड़ेगा, रहा था, तो वर्तमान काल है, जाता है, क्योंकि खेल रहा था भूतकाल में हो जाएगा, पड़ेगा भविष्य का है, उसने पढ़ा था ये भी भूतकाल का है। नेक्स्ट है, वाक्य से अपूर्ण भूतकाल वाला बताइए, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, अपूर्ण है, तो कौन से वाला है, ये वाला, खा रहा था, लेकिन भूतकाल की बात है, लेकिन अभी खा रहा था, तो मतलब पता नहीं है कंप्लीट कर ले नहीं कर ले, लेकिन खा रहा था कंटिन्यू वाला है, तो होगा पूर्ण, क्योंकि माँ खाना बना चुकी है, ये काम कंप्लीट हो गया, खाना बना लिया है वर्तमान में। मुझे बाहर जाना है ये भी वर्तमान की ही बात, और हम घूमने जाएंगे भविष्य की बात है। इसके बाद है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है ये, तो कौन सा है, अपूर्ण ही है, रहा था, रही थी, कंटिन्यू वाला, ING होता है जैसे, तो यही है इसमें, क्योंकि इसमें ने भूत क्या है, भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होगा, राम आया, संदिग्ध में संदेह होगा, आपने सिनेमा देखा होगा, पूर्ण में क्या कंप्लीट हो जाएगा, मोहन विद्यालय जा चुका था, अपूर्ण भूत में क्या होगा, मोहन किताब पढ़ रहा था, ऐसे होगा। इसके बाद वाक्य में भविष्य काल है, अब भविष्य काल कौन सा है इसमें, इसमें करूँगा ये वाला। नेक्स्ट है, राम खाता होगा, कौन सा काल है इसमें, खाता होगा, मतलब संदिग्धता है, तो संदिग्ध वर्तमान, क्योंकि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान क्रिया के होने या करने पर संदेह प्रकट किया जाए तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाएगा। गाड़ी आती होगी, नेहा पत्र लिखती होगी, बच्चा रोता होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम ले पाएंगे। और हमारे साथ अंक बनाने के लिए धन्यवाद।